नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज पॉडकास्ट के अंदर सेकंड सेशन लेके आपके सामने हाजिर हैं। गेस्ट आप सबके फेवरेट। इन मुझे कोई कोई बताने की जरूरत नहीं है, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। विशदीप सर हमारे साथ हैं। बहुत प्यार आप लोगों ने दिया था फर्स्ट पॉडकास्ट को, और उसी लिए मैंने और सर ने डिस्कस किया कि चलो कुछ और सेशंस भी ट्राई करते हैं। और हर एक सेशन के साथ आपका एंगेजमेंट, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है आगे क्या कंटेंट लेके आए। आज का टॉपिक, जैसे आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, थोड़ा जेनरिक रखने की कोशिश की है, कंप्यूटर साइंस के अंदर करियर। सो बेसिकली 4 रीजंस टू हैव अ करियर इन कंप्यूटर साइंस। मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ सर। आइडिया ये है कि आज से कुछ समय पहले तक ना, एक समय होता था कि लाइक आजकल ईसी अच्छी चल रही है, मैकेनिकल अच्छी चल रही है, फैशन होता था। फैशन इज द करेक्ट वर्ड। एक फैशन होता था कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। बट आजकल हम देखते हैं तो मोरलेस सीएसआईटी का काफी ज्यादा इनटेक भी हो गया है कॉलेजेस के अंदर। अगर पहले लाइक सबका काइंड बराबर बराबर होता था, भी है कि सीएसआईटी में टोटल जितने बच्चे बाकी सब ब्रांचेस में मिला के भी उतने नहीं हो पा रहे। तो क्या चेंजेस हैं, क्या सीएसआईटी अब सच में एवरग्रीन हो गई है, बाकी ब्रांचेस का कोई इसको बचा नहीं है, इसके बारे में एक जनरल डिस्कशन करते हैं। तो सर आपसे चाहूंगा, आप थोड़ा सा बताइए कि क्या कोई एक ऐसा मेन रीजन है जो सीएसआईटी अभी इतना बूम कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन जो सर है वो है मार्केट, जॉब मार्केट। हम्म। स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करना क्यों पसंद आता था पहले भी? क्योंकि उसे पता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद उसे जॉब लगना आसान हो जाएगा, एक प्रोफेशनल कोर्स है। करेक्ट। राइट, बट जब आप नंबर ऑफ जॉब्स या क्वालिटी ऑफ जॉब्स या काइंड ऑफ जॉब्स देखें अदर हम्म। ब्रांचेस में, तो आप हम्म। देखेंगे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरी भी जितनी भी कोर ब्रांचेस हैं जो नॉन सीएसआईटी की हैं, हम्म। उनमें या तो डायरेक्ट प्लेसमेंट बहुत रेयरली आता है कॉलेज में, या फिर अगर आता है तो बहुत नॉमिनल से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। हम्म। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मनी वाइज भी देखें तो अमाउंट जो स्टूडेंट्स को मिलता है दूसरी ब्रांच में वो कम है। तो ऑफ हम्म। कोर्स वो चाहते हैं कि हम ऐसा एक प्रोफेशनल कोर्स करें जो उतनी ही मेहनत में हमें ज्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा अच्छा वर्क और ज्यादा पॉसिबिलिटी के साथ में जॉब लेके आए, ज्यादा मनी के साथ में जॉब लेके आए। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है आईटी या सीएसआईटी का बूम का, कि स्टूडेंट्स जो हैं अभी कंप्यूटर साइंस को ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, इनटेक बढ़ गया है ऑफ कोर्स कॉलेजेस का। और आपने ये भी कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस आईटी में ही बीटेक करें, उसका सबसे बड़ा जो प्राइमरी रीजन है वो ये है। इसको और थोड़ा डिटेल में भी ऑफ कोर्स डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से ये सिनारियोज ओवर द ईयर्स चेंज हुए हैं। बट एक पॉइंट और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि अगर आप जॉब्स की बात करें तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या जितनी कोर ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं गेट या ईएससी या फिर किसी स्टेट कमीशन की या कोई दूसरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तब जाकर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं वो जॉब मिलती है जो वो चाहते हैं। यहाँ पे आप कॉलेज के कैंपस के थ्रू या फिर थोड़ी सी कोडिंग प्रैक्टिस के थ्रू या अपने कोर कोर्सेज के थ्रू आप अच्छा जॉब डायरेक्टली पा सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, जो एक बहुत बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स के शिफ्ट का। इनफैक्ट अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉर्मल या अच्छे कॉलेज में दूसरी ब्रांचेस मिली थी और वो भी अब शिफ्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में अपना करियर फ्रॉम अदर ब्रांचेस। दो तीन पॉइंट बहुत अच्छे आपने मेंशन किए। और इकोनॉमिक्स का बहुत सिंपल सा आइडिया है, जैसे आपने बोला डिमांड एंड सप्लाई। तो जाहिर सी बात है कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, वहां पे सप्लाई ऑटोमेटिकली ज्यादा होने वाली है। तो ये आप समझेंगे कि विद टाइम, अभी भी मैं मानता हूँ सीएसआईटी तो अपने इंसेप्शन पे ही है ना। किसी समय स्टोन एज थी, फिर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो 1960s 70s वो टाइम था जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती थी, उसका डिमांड अच्छा था। मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग आपने की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसका एडवांटेज था। अब जाके आप देखेंगे, मतलब सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं अगर आपसे बात करूं लगभग 20 साल पुरानी, है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 2005 6 की, जब जी। हम 6 7 क्लास में 10th क्लास में हुआ करते थे, और बड़े कजन भैया कहीं जॉब लग रही होती थी, विप्रो, इंफोसिस, आजकल वो नहीं रहा, आई थिंक सत्यम, अभी वो सत्यम। महिंद्रा सत्यम हो गया है। ये बिल्कुल। 3 4 कंपनी हुआ करती थी। उसके अलावा मतलब इसमें आपका जॉब लगा तो लगा, वरना नहीं। बाकी ब्रांचेस का मैं नहीं बोलता हूँ बहुत
बहुत फिक्स तरीके से, बट कुछ कुछ आज भी वही सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, या तो आप तोड़ू फोड़ू है, आपका बीटेक में रहते रहते आपका पीएसयूज में सेलेक्ट हो गया, आपने अंडर 1000 रैंक क्रैक कर ली, आपका गेट के थ्रू एमटेक को मिल गया या आईईएस हो गया, समथिंग लाइक दिस। बट अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि हर साल अशोक लीलैंड 50,000 मैकेनिकल वालों को सेलेक्ट कर रही है या टाटा मोटर्स में 30,000 जा रहे हैं। तो एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, मार्केट स्टैंडर्डाइज नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सीएसआईटी में जब हम देखते हैं तो ओवरऑल अगर मैं कुछ रफ नंबर भी बात करूं तो 2-2.5 लाख बच्चों की हर साल जॉब लग रही होती है। मैं नहीं कह रहा एवरीबॉडी इज गोइंग टू अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, बट एटलीस्ट बच्चे लॉन्ग टर्म में करियर वही चूज करते हैं जहां पे सर्टेनिटी, वरना तो हर कोई क्रिकेट खेलना शुरू करेगा। बट वहां पता यार कुछ भी नहीं मिला ना, मैं बेसिक भी हूं तो भी मैं 3.2 4.8 ऐसा तो कुछ ले ही जाऊंगा। तो 2 पॉइंट है, एक तो बड़े बड़े रिक्रूटर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, और क्योंकि इंडिया आज के टाइम पे, एक टाइम पे जो हम कॉल सेंटर की सर्विसेज बीपीओ कर रहे होते थे, आज हम अच्छी सर्विस आउटसोर्सिंग कर रहे होते, तो वहां बड़े वॉल्यूम से। दूसरा स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम सर मेरे ख्याल से आज बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। और मतलब हम अपनी लाइफ में हम फोन उठा के देख लें, चाहे वो अनअकैडमी है, वो स्विगी है, या जितनी भी एप्स हैं, फ्लिपकार्ट है, हर कोई अच्छी अच्छी जॉब दे रहा होता है, पेटीएम है, तो वो भी ऑप्शंस बने हैं, मास रिक्रूटर्स बड़े हैं। तो डिमांड सप्लाई ये एक बड़ा कारण है कि यू कैन चूज योर करियर। अगर आप 12th में और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो यू कैन चूज योर करियर टू बी इन कंप्यूटर साइंस बिकॉज इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट करियर, मेरे को लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बहुत कम का कुछ आइडिया नहीं होता, बहुत सेफ करियर है अगर आपको जॉब चाहिए तो। और ऐसे तो 10 में नहीं, 1000 में कोई एक दो होता है जो नॉलेज के लिए आता है, वरना फैक्ट ये कि यार अल्टीमेटली यू नीड अ सेफ करियर, इसलिए सबको चाहिए कि मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1 जो आपने बोला। देन अगेन अगर मैं सर बात करूं पैकेज की भी, तो भी हमें मानना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ इन जनरल आपसे बोल रहा हूँ, आई थिंक आउट ऑफ 1000 टाइम 990 टाइम्स ये बात अप्लाई होगी, किसी भी कॉलेज में किसी भी साल का जो मैक्सिमम प्लेसमेंट हुआ होगा वो सीएसआईटी में हुआ होगा। अगर किसी और ब्रांच का बच्चा भी है तो भी पैकेज सीएसआईटी कंपनी नहीं दिया होगा। एग्जैक्टली तो जिस स्पीड से आप ग्रो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर अ सिविल इंजीनियर, आप में से जो लोग सिविल से होंगे इस बात को फॉलो कर पा रहे होंगे, भले आप आईटी दिल्ली से पास आउट है, प्लीज क्रॉस चेक मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप सिविल के अंदर प्लेस होते हैं स्टार्टिंग में, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू 10, 15, 20 लाख से ज्यादा का पैकेज, बिकॉज ये सारी इंडस्ट्री एक लेवल का एक्सपीरियंस मांगती है। अब भले आपने आईटी दिल्ली से पास आउट किया, यू आर अ सिविल इंजीनियर, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू 1000 करोड़ ब्रिज की चल तू बना ले। इसमें एक्सपीरियंस लगता है, आपको 5, 10, 20 साल लगेगा हायरार्की में ग्रो करने में कि आप कोई बड़ा बिल्डिंग, कोई बड़ा प्रोजेक्ट खुद से हैंडल कर पाओ। बट सीएसआईटी में आई थिंक जिस स्पीड से हम ग्रो कर पा रहे होते हैं वो भी फिनोमिनल है। लाइक अगर कोई एग्रेसिवली ट्राई करे तो नो मैटर आप किस कॉलेज से पास आउट है, 5 साल मेरे को लगता है कि 5 साल के अंदर यू कैन बी इन फेसबुक और अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आपका ड्रीम कंपनी, आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अच्छा सर पॉइंट आपने बोला, और ऑप्शंस बहुत सारे हैं, देयर इज अ वर्सेटिलिटी। सर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बात तो समझ आ रही है कि एक तो जॉब सिक्योरिटी रिलेटिवली बहुत अच्छी है और पैकेजेस हाई मिल रहे होते हैं, जो बाकी ब्रांच के बच्चे हैं हम देखते हैं कि सपोज मैं अगर फॉर एग्जांपल आप और मैं सीएसआईटी से इंजीनियर है, हमें मैकेनिकल या सिविल का इतना अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कोई नहीं देगा, लेकिन सीएसआईटी में ये क्या एक्सेप्शन है कि यहाँ पे हम हर किसी को वेलकम कर रहे होते हैं। तो वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चा आना चाह रहा है वो तो समझ आता है, कंपनी क्यों ले रही है सर? एक्चुअली यहाँ जो आपने सबसे पहले बात कही थी डिमांड एंड सप्लाई की, दैट इज ट्रू। हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स बहुत सारे, फिर भी अभी भी स्किलफुल इंजीनियर्स की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी है इस इंडस्ट्री में। और आपने पिछले 2 से 3 सालों में कोरोना टाइम में या ऐसे भी देखा है कि डिजिटल जो रिवोल्यूशन आया है, अब एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था कुछ सालों पहले तक, बट अब डिजिटल रिवोल्यूशन है, जब हमारी हर चीज की डिपेंडेंसी है वो डिजिटल चीजों पे हो गई है। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना ज्यादा रैपिडली हो रहा है और इतना ज्यादा हो रहा है कि उसकी वजह से यहां पे डिमांड हमेशा हाई रही है और होती भी रहेगी। अब आज देखेंगे आप कि नेक्स्ट जो फेज हम पाना चाहते हैं वो है ऑटोमेशन का। हम हर चीज ऑटोमेट करना चाहते हैं, होम ऑटोमेशन लाना चाहते हैं, हम हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से लेके लाइट से लेके पंखों तक ऑटोमेट करना चाहते हैं, हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग लगाना चाहते हैं। और कहां से?
कहां से वो ऐसे स्किलफुल वर्कर मिलेंगे जो इन चीजों पे काम कर सके। तो कंपनी एक हद तक सोचती है कि बेसिक बैकग्राउंड अगर किसी का कंप्यूटर साइंस है तो ठीक है, उसे लेते हैं, बट फिर भी वो अक्रॉस द डोमेन जाके भी ट्राई करती है कि कोई ऐसा टैलेंटेड अगर पर्सन है, स्टूडेंट है, जो शायद कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है बट फिर भी इतना टैलेंटेड है कि अगर हम उसे ट्रेनिंग देंगे तो वो ट्रेन होके और सही तरीके से हमारे साथ काम कर पाएगा, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत बड़े चांसेस हैं। मैं आज अगर अपने दोस्तों के बारे में बात करूं तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल से बीटेक करके और फिर शिफ्ट हुए हैं आईटी इंडस्ट्री में। और आईटी इंडस्ट्री में वो जो काम करते हैं कहीं ना कहीं अपने बेसिक नॉलेज को यूज कर रहे होते हैं। लाइक मर्सिडीज बेंज हुआ, या फिर आप देखेंगे बीएमडब्ल्यू हुआ, वॉल्वो हुआ, ये सारी रिसर्च करती हैं कंपनीज और एआई पे काम करती हैं ताकि इनकी कार्स जो हैं उनमें सॉफ्टवेयर्स अच्छे चल पाए। और वो सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए मैकेनिकल बैकग्राउंड ऑफ कोर्स चाहिए, सेंसर्स का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस का तो नॉलेज डेफिनेटली चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो है उनके पास इमेंस अपॉर्चुनिटी है कि इनफैक्ट अगर वो अपने कोर डोमेन को नहीं भी छोड़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड, या कोर डोमेन को छोड़ के भी जाना चाहेगा तो दूसरी चीजों से रिलेटेड काफी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। एक और पॉइंट यहां पे ऐड करूंगा और वो है एनालिटिक्स का। काफी सारी जो करंट जॉब्स हैं उसमें आपका एनालिसिस चाहिए, दैट्स इट, दैट इज द मेन लॉजिकल वर्क। और कोई भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो होता है, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच का है, वो एनालिसिस में अच्छा हो ही जाता है। तो अगर मैथमेटिक्स बेस्ड जॉब है और उसके फ्रंट एंड में आपको थोड़ा सा कोडिंग करना है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का वर्क करना है, तो स्टूडेंट्स आर नॉट हेजिटेंट नाउ कि हम थोड़ी सी कोडिंग सीखेंगे, बैकग्राउंड में मुझे एनालिसिस करनी है जो कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी से बेस्ड है, और मैं थोड़ी सी कोडिंग से ही अपना करियर को आगे ले जा सकता हूं। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल आई हैव इन माई लाइफ इज वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने सिविल से बीटेक प्लस एमटेक का एक ड्वेल डिग्री किया आईआईटी बॉम्बे से, और उसके बाद में अभी वो जो है वो मॉर्गन स्टैनली में एज एन एनालिस्ट उसने जॉब स्टार्ट किया था, एंड देन फ्रॉम एनालिस्ट टू एवीपी तक का जर्नी उसने पिछले कुछ सालों में तय किया। पर उसका कहना यही है कि अल्टीमेटली आपको ये जानना चाहिए कि आप अल्टीमेटली क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। अगर वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा चाहिए, जॉब स्विच करने पे मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो अभी कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जहां पे ये सब अवेलेबल है। एक और पॉइंट यहां ऐड करूंगा जो कि वापस एक मेरे ही मित्र से आया है कि वो पीएसयू में जॉब करते हैं, और उनका कहना यह है कि पीएसयू में जॉब स्विच का नहीं है। मैं अभी भी अपने फादर वाली लाइफ जी रहा हूं जहां पे वो एक जॉब में लगते हैं और लाइफ टाइम वहीं जॉब करते हुए और रिटायर हो जाते हैं। करंट सिनारियो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग है। लोग चाहते हैं कि हम जल्दी रैपिड ग्रो करें और ज्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि द वे हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल की डिमांड चेंज हो रही है, तो हम ज्यादा पैसा कमाएं। और फिर वहां कहीं ना कहीं पीएसयूज या दूसरी कंपनीज जो हैं, जो कोर कॉलेज की कंपनीज हैं या कोर ब्रांचेस की कंपनीज हैं, उनमें अगर ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है तो वो ज्यादा हाइक नहीं देती हैं किसी को। आप एलएनटी छोड़ के और किसी दूसरी भी जॉब में जाएंगे, और अगर आप जॉब स्विच करेंगे आपको 5-10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। आप आईटी जॉब में जाएंगे तो आपको 100-200% तक का भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे आपके जैसे ब्रेन की जरूरत है। बस आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, थोड़ी सी स्किल की जरूरत होगी, एंड यू आर गुड टू गो। करेक्ट। बहुत सारे पॉइंट आपने ऐड किए, बट मैंने कुछ पॉइंट इन बिटवीन लिख लिए हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक दो पॉइंट मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ये पॉइंट है, स्विचिंग ऑप्शंस। आप किसी भी कोर ब्रांच में जाके जॉब करते हैं, जैसा सर ने बताया ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो फिर तो भूल जाओ। क्या जरूरी है कि आपके मैनेजर से, आपके बॉस से बन जाए? क्या जरूरी है कि जो लोकेशन आपको चाहिए वही लोकेशन आपको मिले? जिस तरह के प्रोजेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे सीएसआईटी से मैं बात करता हूँ, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इसरो में, डीआरडीओ में जाके जॉब करना है, और उसमें काफी हद तक एक पैट्रियोटिज्म भी है कि नहीं सर, मेरे पास नॉलेज होगी, मेरे पास टैलेंट होगा तो मैं उधर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बट प्रॉब्लम ये है, आपको ये लग रहा है कि शायद जैसे ही आप इसरो ज्वाइन करेंगे अगले दिन अगली 5 का सॉफ्टवेयर आप बना रहे होंगे, बट थिंग्स डजंट वर्क लाइक दिस। तो जो स्टार्टअप्स होती हैं, जो आईटी कंपनीज होती है, बड़ी स्पीड से चल रही होती है। पीएसयूज कंपनी का अपना वर्क कल्चर होता है। तो मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 थी,
ओएनजीसी में, सेल में, गेल में चले गए, फ्रस्ट्रेटेड है, वो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपने ज्यादातर टास्क थर्ड पार्टीज को दिए हुए हैं, बस वहां पीछे बैठ के एक मैनेजमेंट का काम करना होता है, ये कोड फटा उसको दिया, उसने रिजॉल्व कर दिया, बस वो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो उस लेवल का कोर काम आपको नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आप सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह वहीं फड़फड़ाते रहेंगे। सीएसआईटी में आज ऑप्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं ना कि कल को मेरे को कंपनी तो छोड़िए, मेरे को प्रोजेक्ट नहीं समझ आया तो एक कंपनी के अंदर 10 ऑप्शन होते हैं, यार तू इधर नहीं उस प्रोजेक्ट में चला जा, कंपनी विल नॉट लेट यू गो, वो प्रोजेक्ट चेंज कर देंगे, वो आपकी लोकेशन चेंज कर देंगे, वो देखेंगे आपको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा पॉइंट है व्हाई यू शुड चूज दिस करियर, क्योंकि यहाँ पे इमेंस अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, ज्यादातर केस में भी एक एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि सर बाकी कोर ब्रांचेस में ये है ना कि मैं एक आइडिया पे मैंने काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे लोगों को उसी का एक्सपीरियंस होता जाता है। जैसे मेरे एक रिलेटिव है, ही इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड ही हैज एक्सपर्टीज इन ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स की कॉइल कैसे डिजाइन होती है, कैसे बनता है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है। अब ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 30-35 प्लस ईयर, बट द पॉइंट इज अब एक लेवल के बाद वो जाके इंजन पे काम नहीं कर सकते, या वो जाके पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं कर सकते, उनका एक्सपर्टीज सिर्फ ट्रांसफॉर्मर है। अच्छी बात या बुरी बात ये है कि ये जो ब्रांचेस होती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी आइडियाज बहुत जल्दी से चेंज नहीं होते। आज से 30 साल पहले हम ट्रांसफॉर्मर जैसे बना रहे थे, कुछ हद तक आज भी वैसे ही बना रहे हैं, और हो सकता है 10-20 साल के बाद भी ऐसे बना रहे हो। सीएसआईटी में ऐसा नहीं है। तो सीएसआईटी में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही होती है, सो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि भले मैं और सर 10 साल से पढ़ रहे, बट अगर कोई नया आइडिया आया तो वी आर ऑन द सेम स्टार्टिंग पाथ, जहां पे कोई सिविल या मैकेनिकल वाला भी खड़ा हुआ है, आपको भी सीखना है, हमें भी सीखना है। और शायद ये एक बड़ा रीजन भी है कि कंपनीज दे आर नॉट हेजिटेटिंग टू चूज गुड माइंड, जैसा सर ने बोला कि somebody is pass out from IIT और NIT और एनी गुड कॉलेज, या किसी आप सी क्लास कॉलेज से भी पास आउट है, बट आपके पास एक अच्छा दिमाग है, तो सीएसआईटी में वी विल ट्रेन यू जो भी काम करना, और हमें खुद नहीं पता, हो सकता है 5 साल के बाद कंपनी कुछ और काम कर रही हो, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छी बात है, स्विचिंग ऑप्शन। एक और पॉइंट सर बीच में थोड़ा सा आपने बोला था, एंड इट इज, मैं बोलता हूँ, वे ऑफ लाइफ। आज के टाइम पे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, मे बी यू आर अ बिजनेसमैन, मे बी यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में कि मेरे ख्याल से सर हो सकता है आपको और हमें फील ना होता हो, लेकिन अगर हमारा नेट भी नहीं चलाना तो गया ना सब, फिर वो मेडिकल और वो सब किसी काम का नहीं है। तो इफ यू चूज दिस करियर, तो आपका जो एक लाइफस्टाइल है ना वो बड़ा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो औरों को हैं वो काइंड ऑफ हमें नहीं हो रही होंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब हम जूम कॉल ज्वाइन कर रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है कोई सीनियर फैकल्टी है किसी दूसरी ब्रांच से है, तो उसमें 10 मिनट लगते हैं उनको समझाने के लिए कि कॉल कैसे ज्वाइन करना है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, ही इज एक्सपर्ट इन हिज और हर फील्ड, दैट इज ओके। बट सीएसआईटी में अगर आप करियर बनाते हैं या सीएसआईटी चूज करते हैं, बाद में जैसा सर बोल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, आपको कुछ भी कर रहे होंगे, बट इन एवरी फील्ड यू नीड टेक्नोलॉजी। उस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, या जिस भी फील्ड में आप काम करोगे वहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं आपके दोबारा काम आ रही होगी। तो दिस इज ऑल्सो गुड रीजन वाई यू कैन चूज दिस, कि इट इज अ काइंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ। सर माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, देखिए व्हेन वी चूज अवर करियर ना, एक होता है फोरसाइटनेस, दूरदर्शिता, कि फ्यूचर किधर जा रहा होगा। तो 19, मैं दोबारा उल्टा जाता हूँ, 1920s में 30s में लोग जो बहुत एनर्जेटिक होते थे ना काम करने के लिए, दे यूज्ड टू गो टू लंदन, बिकॉज वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वहां फैक्ट्रीज थी, दुनिया का ज्यादातर सामान वहां बन रहा होता था, एंड समहाउ यूएस ओवरटेक किया। 60s-70s के बाद इट वाज लाइक सिलिकॉन वैली, तो लोग सिलिकॉन वैली जा रहे थे जो दुनिया के टॉप माइंड थे, क्योंकि वहां पे आईटी रेवोल्यूशन हो रहा था। आज इंडिया एटलीस्ट जिस स्टेज में है, मैं कई बार अपनी क्लास में बोलता हूं कि वी आर एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस विद द राइट ब्रांच। अभी भी अगर करियर नहीं बना है, पैसा नहीं कमाया, तो फिर आप नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी नाउ, इंटरनेट है तो सब एक्सेसिबल है, एंड इंडिया इज अ लैंड फिल्ड विद प्रॉब्लम्स। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तो सॉल्व किसको करेंगे? तो हमारे पास इतना प्रॉब्लम है कि आप सॉल्व करते करते थक जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो डाउन द लाइन क्या ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है ना सर कि मैंने फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है मेरी क्लास में, उसका बीटेक ब्रांच था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो न्यूज़पेपर प्रिंट करते उसमें कोई कॉलेज बीटेक ऑफर कर रहा था, बट आजकल आप देखते प्रिंट मीडिया वैसे ही काइंड ऑफ रिसेशन में, और लोग धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं। पता नहीं 20 साल के बाद जरूरत होगी भी कि नहीं। सीएसआईटी में ऐसा रिस्क है क्या
कि पता नहीं बाद में डिमांड होगी या नहीं होगी, इससे अच्छा तो सिविल मैकेनिकल ले लेता हूँ, कम से कम सड़क तो बनती रहेगी ना, बिल्डिंग तो बनेगी। ऐसा सर, व्हाट डू यू थिंक? मैं ये बोलना चाहता हूं कि द वे वी हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड आर सेल्फ, नॉट इवन द वर्ल्ड, आर सेल्फ विद द टेक्नोलॉजीज, ये कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। आप जितने ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन लाएंगे वो लाते रहेंगे। कहीं न कहीं अब आपको टेक्नोलॉजी की आदत हो गई है। अब आप, जैसा कि आपने कहा, बिना इंटरनेट के आप रह नहीं सकते, राइट? आज एक प्रोफेशनल से लेके तो एक सब्जी बेचने वाले पर्सन तक इंटरनेट है। वो टेक्नोलॉजी का यूज अगर मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले अपनी डॉटर को मैं आइसक्रीम दिलाने के लिए लेके गया, तो अगेन चेंज का इशू था। तो मैं बोल रहा हूँ इतना है क्या, इतना करने, ऐसे कर ले, तेरे पास 10 का नोट। कह रहा भैया पेटीएम कर दो ना। तो अभी चेंज हो जाता है, हमें लगता है कैजुअल है, लेकिन मेरे को याद है कि बिफोर दिस कोविड पेंडेमिक ना, 18-19 में आप किसी को 5 या 10 रुपया पेटीएम को वो मना करता था, बोलता था मिनिमम, आप किसी अच्छी जगह भी जाएंगे सर मिनिमम 500 रुपीज का बिल है तो आप कैश ही करना पड़ेगा, इसके बाद ही अपन ऑनलाइन लेते हैं। आज आप 1 रुपए की टॉफी भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल यू कैन कंटिन्यू, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। बिल्कुल, इस बात पे मैं आऊंगा, यूपीआई का जिक्र जरूर करूंगा, बट द वे वी हैव मेड आवर लाइफ सराउंडेड विद द टेक्नोलॉजीज। आप जैसे यूपीआई की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज में इंटरनेट हुआ, आपकी सोशल लाइफ जो है वो कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। वीडियो कॉल के थ्रू आप अपने पेरेंट्स से कहीं से भी कभी भी बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रह सकते हैं। प्लस आपके पास अच्छी अच्छी डिजिटल वॉचेस हैं, मोबाइल फोन्स हैं जो आपकी हेल्थ को ट्रैक कर सकती हैं। तो किसी भी फील्ड में टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा डीप चले गया है कि अब इसे बाहर निकालना नहीं, इसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाना ही नेक्स्ट रास्ता है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो मेरे लिहाज से तो ये है, जैसा आप कह रहे थे कि हम बहुत सही टाइम पे सही जगह पे हैं, क्योंकि हम इस डिजिटल रिवॉल्यूशन का पार्ट बन चुके हैं। और अगर हम इसमें अब कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले 20 से 25 सालों में या 30 सालों में हमारी जो लाइफ होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड रेल, ब्रिजेस एटसेट्रा एटसेट्रा, डेफिनेटली इन इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहेंगे और आते ही रहेंगे, लाइफ टाइम चलेंगे। बट जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन आया है उस स्पीड से नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं जिस स्पीड से अगर टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन ला रही है तो डेफिनेटली वहां पे ये चीज हमें सोचना होगी कि जितनी स्पीड से अगर हम आगे बढ़ेंगे इस फील्ड में तो उतनी स्पीड से जॉब क्रिएशन भी होगी और उतनी ही स्पीड से हमारे पास डेफिनेटली करियर्स के मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे। दूसरी चीज जो आपने कही इंडिया के बारे में, तो जी हाँ, ये वो वक्त है जब इंडिया अपना सुपर पावर दिखाएगा। इंडिया के जितने भी ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जो इंडिया में अब काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली अब इंडिया को और स्ट्रांग बना रहे हैं। आज से 3 साल पहले तक अगर मैं बोलूं, प्री कोविड तक, तो लोग ऑप्शन रखते थे कि नहीं, मुझे इंडिया के बाहर जाके और पैसा कमाना है क्योंकि मुझे वहां सेविंग्स जो होंगी वो काफी ज्यादा होंगी। बट आज आप अगर इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको इतना पैसा मिल सकता है जितना कि आप यूएस जाके शायद न सेव कर पाए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर सेविंग, नेट सेविंग, राइट? तो आप यहां रह के और लेविश लाइफ जी के जब आप अपने आसपास बहुत सारे वर्कर्स रख सकते हैं, जब आप अपने घर में हाउस हेल्प्स रख सकते हैं, बहुत चीप लेबर इंडिया में अवेलेबल है, तो आप हर चीज को आउटसोर्स कर सकते हैं। उस किसके साथ में, उस चीज के साथ में, उस आराम के साथ में अगर इंडिया में आपकी सेविंग्स ज्यादा हैं तो कोई इंडिया के बाहर जाना क्यों पसंद करेगा? एंड दिस इज द मेजर रीजन कि आप अभी देखेंगे काफी सारे अच्छे जो टॉप इंजीनियर्स हैं वो लौट के आ रहे हैं इंडिया वापस, क्योंकि यहाँ इंडिया में उन्हें अच्छा कीमत मिल पा रहा है, उनकी सेविंग्स काफी अच्छी हो पा रही हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि आज इंडिया में जो यूपीआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो दुनिया के किसी भी कंट्री में इतनी ज्यादा नंबर में और ना ही इतनी ज्यादा क्वालिटी के साथ में या उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के साथ में यूज नहीं होती है। आज भी जब मैं अपनी कुछ फॉरेन ट्रिप्स या दोस्तों की फॉरेन ट्रिप्स देखता हूं तो वो सब यही कहते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड चलता है या फिर कैश चलता है, यूपीआई नहीं चलता है। तो आप 10 रुपए से लेके 5 रुपए से लेके 25 रुपए से लेके तो 25,000 तक भी यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी दैट टू विदाउट एडिशनल कॉस्ट।
यस एग्जैक्टली, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। कुछ दिन पहले मैं आइसक्रीम खाने के लिए गया था, विच वॉज माई लाइक चीट डे फॉर अ डे। तो उस दिन मेरे पास चेंज नहीं था, मैंने बोला यार मैं कैश दूंगा, उसने बोला सर 3 रुपया आप पेटीएम कर दो। Exactly, I have done 3 rupees Paytm to that fellow. Correct. And that day I understood कि ये है डिजिटल इंडिया जो रियली बहुत जरूरी था। आज आप देखेंगे कि करंट अभी आज के दिन की बात करें तो बड़ी कंपनीज जो हैं, सिलिकॉन वैली की जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हुआ या फिर अमेजॉन हुआ, उनमें बहुत कॉस्ट कटिंग हो रही है। बट अभी तक इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं आया है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इंडिया पे इम्पैक्ट तो आएगा बट उतना फिर भी नहीं आएगा। अगेन बिकॉज कि हमारे पास अभी भी वो इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है अब जाके, कि अब आगे आने वाले 20 सालों में हम अपने आप से इंडिपेंडेंट हो जाए और हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहां से चलाएं। आपने भी एक पॉइंट जो कहा था, स्टार्टअप्स का हब बन रहा है इंडिया। जी हाँ, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा हैं, और आप जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आप में से भी काफी सारे लोग होंगे जो ये स्टार्टअप्स के आइडियाज को आगे लेके जाएंगे या कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स का पार्ट बनेंगे। तो ये डेफिनेटली, एक तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं, ब्रिलियंट माइंड्स हैं, और हार्ड वर्किंग में तो फिर इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता सर। मतलब हम 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करने के लिए कभी भी हाँ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि हम रियल में दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हाँ यस इंडियंस कैन डू दैट। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के मतलब नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स, क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स, प्लस इतने मास में इतने हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स अगर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली वो शिफ्ट जो है आईटी वर्ल्ड का थोड़ा तो इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा ही होगा। और आज से 20 साल बाद तो क्या, शायद 10 साल में ही वो चेंजेस बहुत बड़े दिखने को मिल भी जाए। करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा सर आपने एक्सप्लेन किया, और मैं अगेन कंक्लूड कर दूं इस बात को कि जो मेरा क्वेश्चन था कि फ्यूचर सेफ है कि नहीं, तो इसके अलावा तो फ्यूचर कोई हो ही नहीं सकता। सो दिस इज फ्यूचर। और जैसा मुझे मेरे एक फ्रेंड है अमेजोन में काम करता है, तो वो बहुत जगह लिख के रखते हैं, द रूल नंबर 1 और द वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन इज, अमेजोन पे लिखते हैं इट इज डे 1। सो अभी तक हमने जितना भी कर लिया, हम जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं ये भी डे 1 की तरह ही है। तो आप मान के चलिए CSIT का तो डे 1 है। और कभी कभी पढ़ाते हुए बच्चों के साथ एग्जाम्पल भी कोट करता हूँ कि आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नाइल बोर, 1930s 18th सेंचुरी, जितने भी रूल्स आप पढ़ेंगे, हमारे जितने भी, वेदर वो फ्लॉयड वार्सल है, बेलमंट फोर्ड है, डेजकास्ट्रा है, क्रुस्कल है, प्रिम्स है, नॉम चॉम्स्की है, ये सब जिंदा है भाई अभी। स्टिल दे आर प्रोफेसर्स, मोस्ट ऑफ देम आर अलाइव, दे आर टेकिंग लेक्चर्स। सो पूरी ब्रांच नहीं है, पूरा इंसेप्शन नया है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बात ठीक है, फ्यूचर के बारे में आप बिल्कुल सेफ रहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि यू शुड इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, एंड IT इज द फ्यूचर। और इंडिया तो जैसा हम पढ़ते एक ऐसा कंट्री है जहां टेक्निकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कभी हुआ ही नहीं, हम एग्रीकल्चर से सीधे IT पे पहुंचे हैं। और जैसा सर आपने बोला सॉफ्ट पावर, जो एक और मेरा क्वेश्चन होने वाला था रिसेशन का, उसको भी काइंड ऑफ आपने आंसर किया। सी, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल्स एंड काउंटिंग। सो द पॉइंट इज, मेरे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन किसी ने बोली थी, अपन खुद बनाते हैं खुद खा जाते हैं, अपने को टेंशन नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। इंडिया इज अ वर्ड बाय इटसेल्फ ना। सो हु इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क? इंडिया। हु इज द बिगेस्ट कंज्यूमर? इंडिया। हम बेच थोड़ी रहे हैं किसी को। तो दुनिया में रिसेशन आए या ना आए, तो चाय की पत्ती सबसे ज्यादा कौन बनाता है? इंडिया। कौन कंज्यूम करता है? इंडिया। चीनी कौन बनाता है? इंडिया। कंज्यूम कौन करता है? इंडिया। तो रिसेशन आए या ना आए, जैसे सर आप बोल रहे हैं, क्या आप और मैं पेटीएम पे ट्रांजेक्शन करना बंद कर देंगे? क्या हम स्विगी पे खाना ऑर्डर करना बंद कर देंगे? तो 2008 में भी जो इतना जबरदस्त रिसेशन था, दुनिया रो रही थी, अमेरिका वाज लाइक एनीथिंग, इंडिया पे उस समय भी इतना इम्पैक्ट नहीं आया था। और मैं अगर थोड़े से बच्चे अवेयर हो शेयर मार्केट के हिसाब से बोलूं, तो इंडिया इज मार्केट इज लाइक सेंसेक्स अराउंड एट 60,000, इट इज ऑल वे हाई। तो अगर रिसेशन आना होता या आ रहा होता तो एटलीस्ट सेंसेक्स 60,000 पे तो नहीं होता। तो लोगों की, बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया को कोई टेंशन नहीं है, और होगा भी तो जैसा सर ने बताया कि इम्पैक्ट उस लेवल पे नहीं होगा। और जो IT की बात, पॉइंट छोटा सा यहाँ पे आपके इसी बात पे ऐड करना चाहता हूं कि अगर लेट्स से आर्थिक मंदी होती है, और अगर ये पूरे विश्व लेवल पे होती है, वर्ल्ड लेवल पे, नंबर ऑफ जॉब्स हर फील्ड में फिर कम होंगी, क्योंकि हर कंपनी को इंपैक्ट आएगा। बट नंबर ऑफ जॉब्स फिर भी कंप्यूटर साइंस में ज्यादा ही होंगी दूसरों के ब्रांच के कंपैरिजन में। तो आपको अभी भी मौका होगा कि आप अपनी
नंबर ऑफ जॉब्स के हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल सकती है कंप्यूटर साइंस में, उसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। गुड। और सर एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि एक टाइम तक, आज से मुझे लगता है 10 साल पहले तक भी एक आइडिया था कि यार जॉब लेके निकल जाते हैं, यूएस निकल जाता है, पैसा कमाएंगे, वहीं रहेंगे। बट आजकल ये बात ठीक है कि इंडिया में कुछ समय के बाद, लेट मी वेरी ऑनेस्ट, 50, 60, 70 लैक्स के जॉब अच्छी कंपनी में पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और आप बाहर जाते हैं, यूल गेट $1 लाख, $1,50,000, बट वहां का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो लाइफस्टाइल है, जो कॉम्प्रोमाइजेस है हमारे, हमारी पर्सनल लाइफ के, हमारी ईटिंग हैबिट्स के, यार मन तो नहीं लगता ना एक लेवल के बाद, वो तो एक लेवल का कॉम्प्रोमाइज ही होता है। तो वो सब करने के बाद दूसरा, यूएस का टैक्सेशन बहुत हैवी है, इंडिया से बहुत ज्यादा टैक्स, अराउंड 50% 40% टैक्स लग जाता है। तो वो सारी चीजें जब आप बैलेंस आउट करते हैं तो आपको समझ आएगा इंडिया में रहना बहुत आसान है। जैसा सर ने बोला, एचआर, यहाँ एचआर इतना सस्ता है कि फॉर एग्जांपल आप घर में हाउस हेल्प रख सकते हैं, देयर इज समबडी जो क्लीनिंग में आपकी हेल्प कर रहा होगा, डिशेस कर रहा होगा। बाहर आप जाएंगे, इतने में डिशेस करने के लिए आदमी बुलाएंगे, इतने में नए बर्तन खरीद के ले आइए आप, वो इतना कॉस्टली है। तो लोग खुद ही अपनी सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे, और मैं तो केवल कहता हूँ कितना अच्छा, 4 घर आपकी वजह से चल रहे होते हैं, बिकॉज हम वो, हमारे हिसाब से बड़ा छोटा है लेकिन किसी का घर चल रहा होता है, तो वो एक बड़ा एडवांटेज है। ठीक है सर। सो एक आखिरी क्वेश्चन और जो मेरे को लगता है नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन बच्चों को इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। सर एआई अभी आ रहा है, तो सीएसआईटी की जॉब्स तो वैसे भी जाने वाली है, बिकॉज एआई सब कर रहा होगा। बहुत लोगों को इस क्वेश्चन से डर लगता है। सो इजंट इट अ रिवर्स रीजन की वाई यू शुड नॉट चूज सीएसआईटी, क्योंकि एआई सब खा जाएगा? देखिए सर, एक मशीन जो है काम करेगी, डेफिनेटली करेगी, ऑटोमेशन होगा, हर चीज का होगा, कहीं ना कहीं एक तरीके की जॉब जाएगी, बट दूसरी तरीके की जॉब आएगी। ये एआई बनाएगा कौन? ये एआई को मैनेज कौन करेगा? ये एआई को रेक्टिफाई करके और इसे इंप्रूव कौन करवाएगा? और ये रीजन है कि कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सारी चीजें अगर ऑटोमेट हो जाएंगी, कोड लिखना ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। कोड तो खुद से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट हर एक पर्सन के हिसाब से, हर एक डिवाइस के हिसाब से, हर एक प्लेस के हिसाब से, हर एक क्लाइंट के हिसाब से इतनी ज्यादा चेंजेस आते हैं कि ये एआई का काम नहीं हो सकता। ये एआई इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। मशीन इंटेलिजेंट होगी एक हद तक, उसे और इंटेलिजेंट बनाने की हम कोशिश करेंगे, बट उसे मैनेज करने का, उसे लिखने का, उसे नया बनाने का, और फिर कहीं ना कहीं अलग 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 क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का जो पॉइंट आएगा, वो फिर ह्यूमन माइंड के ऊपर नहीं हो सकता, और ह्यूमन माइंड को कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। द वे वी हैव द लर्निंग कैपेबिलिटीज, द क्विकनेस वी हैव इन द ह्यूमन ब्रेन, वो रेप्लिकेट करना टुडे, maybe next 10-20 years, definitely it's highly impossible. करेक्ट, बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे बच्चों को अजीब अजीब सपने आ रहे होते हैं। मैं अगर इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ, द वर्ड इटसेल्फ टेल यू एवरीथिंग। इट इज नॉट इंटेलिजेंस सर, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर कोई, मतलब आइडिया ये है, एक बच्चा रट्टू तोता है और उसको आपने इतना ज्यादा रटा दिया ना कि आप जो भी पूछते हो उसका आंसर उसको पहले से याद है, तो आपको लग रहा है कि वो स्मार्ट है। बट अगेन, सर एक्सप्लेन, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, क्योंकि डेटा सेट इतना बड़ा है, उसमें से देख देख के वो पहले से ट्रेन आंसर कर रहा है। एंड टू रिड्यूस इट डाउन, द टर्म इज क्रिएटिविटी। जहां पर भी क्रिएटिविटी आ जाती है वहां पर, जैसा हम बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन में, अगर आप मूव नहीं लिखेंगे तो मशीन विल हॉल्ट इटसेल्फ। वो तब तक स्मार्ट है जब तक आप उसे सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बोइंग है, लाइक करोड़ों अरबों रुपए के एरोप्लेन्स हैं, सब कुछ ऑटोमेटेड है। इवन दो यू पे पायलट 10-15 लाख रुपीज अ मंथ टू सिट देयर, अगर सब कुछ ऑटो पायलट कर रहा है तो वाई वी नीड दैट। लेकिन उसको किस सिचुएशन में क्या करना है ये उसको पता है। बट लेट मी बी रैंडम, अगर कॉकपिट में चूहा आ गया तो क्या करना है वो एआई को नहीं पता। सो वेन एवर इट नीड क्रिएटिविटी, अगर तो कोई टेररिस्ट हाईजैक करने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन में बेस्ट एक्शन क्या होगा वो एआई को नहीं पता। सो स्टिल यू नीड अ पायलट। सिमिलरली, ऐसा नहीं है कि एआई आएगा तो सबकी जॉब चली जाएंगी, जैसा सर ने बोला, पहला तो एआई को कौन बनाएगा भी। और ये एक डर है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत पहले से रहा है। एक समय पे जब बस और कार चलनी शुरू थी, लोगों को लगा था कि तांगे वाले खत्म हो जाएंगे। अभी ई रिक्शा जब आई थी तो लोगों को लगता था जो पैर वाली रिक्शा वो खत्म हो जाएगी, बट अभी वही लोग ई रिक्शा चला रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज कि मार्केट अपनी जगह रहती है, बस आपकी और हम सबकी लाइफ रिलेटिवली
आसान बन जा रही होती है। स्विगी आया तो कौन सा रेस्टोरेंट बंद हो गया, जो लोग पहले वहां बैठ के सर्व कर रहे थे अभी स्विगी पे ऑर्डर दे रहे होते हैं, लेकिन आपको ग्राहक मिल पा रहा होता है और ग्राहक को सही भाव में खाना मिल पा रहा होता है। सो ये आपकी और मेरी जिंदगी को आसानी करेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त डिस्कशन रहा सर, लेकिन अगेन ये सारे डिस्कशन के ऑल अराउंड अगर हमें इस टेक्नोलॉजी में जाना है, हमें आईटी फील्ड के अंदर आना है, तो हमें अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, और वो सब पढ़ने के लिए आपको हमारे पास आना होगा, बिकॉज हम ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे टाइम से इस एरिया के अंदर लगातार बने हुए हैं। सो ऑन अनअकैडमी प्लस राइट नाउ वी हैव कोर्सेज फॉर गेट 2024। इट इज नॉट ओनली अबाउट गेट, जो 10 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी ब्रांच के बच्चों को ही बोल रहा हूँ, वहां पर हम वो सारे सब्जेक्ट इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे। इंडिया के टॉप फैकल्टीज वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे। तो वेदर आप बाद में प्लेसमेंट के लिए जाते हैं या आप गेट के लिए जाते हैं, किसी भी जगह पे वो नॉलेज आपके काम आने वाली है। सर इफ यू वांट कुछ ऐड करना चाहें तो। ऐसा है कि आप जब भी कभी काम करने जाते हैं तो आपको अंडरलाइन जो नॉलेज है वो जरूरी है, और गेट की प्रिपरेशन आपको वो अंडरलाइन नॉलेज देती है। मैं हमारे गेट टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उनसे हमेशा कहता हूं, एक लाइन हर एक टीचर्स डे पे सेम टू सेम रिपीट करके बोलता हूं कि द कंप्यूटर साइंस इज इजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर मी जस्ट बिकॉज यू वर देयर। तो मेरे लिए कंप्यूटर साइंस बना या इंटरेस्टिंग बना, सीखने लायक बना, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया। और कहीं ना कहीं ये हर एक स्टूडेंट को समझना होगा कि अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में काम करना है तो स्किल्स के साथ में बेसिक जो कोर्सेज का नॉलेज है वो जरूरी है, क्योंकि वो आपको हर कदम पे काम आएगा और हर कदम पे आपको दूसरों से बेहतर भी बनाएगा। तो सर जैसा कह रहे थे, ऑफर चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर है 28 नवंबर 20 नवंबर तक ही ऑफर है। तो अगर आप लोग चाहते हैं गेट 24 के लिए तैयारी करना या गेट 25 के लिए भी इनफैक्ट तैयारी करना, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि आप लोग ऐसे एजुकेटर्स के साथ जुड़े, सर के साथ या और भी बहुत सारे दूसरे एजुकेटर्स हैं जिन्हें ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का जिन्हें कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एंड आफ्टर द ट्रेनिंग दे नो एवरीथिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि लैंग्वेज का कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी हैव मल्टीपल बैचेस। वी हैव उड़ान बैच जो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स चलने वाला है। वी हैव इग्नाइट बैच जो कि टोटल इंग्लिश में होने वाला है। बाकी ऐप के ऊपर आपको नोट्स मिलते हैं। इफ यू ज्वाइन अ लाइव क्लास, यू हैव अ रेज योर हैंड फीचर, जहां पे आप एजुकेटर के साथ लाइव अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। आप फोटो क्लिक करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। वी विल बी सेंडिंग यू वीडियो सॉल्यूशंस। सो जो भी इंप्रूवमेंट हो सकता है विद टाइम, वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन दिस लास्ट जर्नी ऑफ 3-4 years। तो अगेन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी compete आ गया है ऑनलाइन। तो जैसे आप गेम खेलते थे, अभी आप यू कैन हैव बैटल्स वेयर एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू आंसर अ क्वेश्चन इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो सब कुछ बहुत फिनोमिनल है और एडिशनल डिस्काउंट भी अभी है। तो अगर आपको ज्वाइन करना तो जल्दी से ज्वाइन करिएगा। सारे डिटेल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। माई रेफरल कोड इज KGYT। सर योर रेफरल कोड इज VDEEP10। VDEEP10। तो आप कोई भी रेफरल कोड यूज करिए, आपके पास कोई और है वो यूज करिए, बट कुछ भी करके प्रिपरेशन करना चालू करिए। अगर आप अभी भी गेट 2023 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वी हैव 60+ टेस्ट इन ऑल ब्रांचेस। अनअकैडमी लाइट भी वहां पर एक्टिव है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज जब तक फीडबैक नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों अभी रिवीजन करते रहे होंगे या कर रहे होंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं समझ आ रहा होता है, तो टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट लिखिए, उससे आपको सही फीडबैक मिलेगा, पता लगेगा किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में आपको फर्दर इंप्रूवमेंट करना है और उसको इंप्रूव करिएगा। सो अगेन एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो टिल लास्ट। अभी यहां तक आप आ गए हैं तो वी रियली वैल्यू यू। और हमें बताइए कि आने वाले टाइम में किस तरह के टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं। इस वीडियो में एंगेज जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको पढ़ाई वाली वीडियो भी मिल रही होती है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है। दूसरा, हम इस तरह का जेनेरिक डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। आपका लाइक करना, कमेंट करना जरूर इसलिए, वरना हमने AI लिखा है, हमने एल्गोरिथम बनाया, बट यही वीडियो इन्हीं एल्गोरिथम्स में कहीं खो जाएगी यूट्यूब पे। तो उसको आपका एंगेजमेंट, आपका लाइक, आपका कमेंट समझ आता है। अदरवाइज खुद अपने हाथ से भस्मासुर बन जाएंगे हम कि हमारी वीडियो कहीं खो गई, बच्चों को नहीं मिली। सो इसी आइडिया के साथ इस सेशन को यही एंड करता हूं और अब बहुत जल्दी पॉडकास्ट में अगला सेशन, 3rd सेशन लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू।